जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। कह रहा है कि इटली का जो एकीकरण है वो किसके नेतृत्व में किया गया। स्टूडेंट बताइए आप, जूसेपे गैरिबाल्डी के, ऑटो वन बिस्मार्क के, कि नेपोलियन के, कि विलियम प्रथम के। स्टूडेंट ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था। स्टूडेंट ठीक है, चलिए इसका सही आंसर सबको मालूम होगा क्योंकि मैंने इतना पढ़ा दिया हूँ आप लोगों को चैप्टर वाइज कि एकदम सभी क्वेश्चन रटे होने चाहिए आप लोगों को। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया, ऑटो वन बिस्मार्क के बाद खत्म। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। हम लोग पढ़ चुके हैं भैया, ठीक है, बस हम लोग को रिविजन करना है। चलिए एक क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर, नो डाउट आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है। ठीक है, याद हो गया हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट ये करा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग कब आरंभ किया। महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाए थे वो कब आरंभ किए थे, 1919 ईस्वी को, 1920 ईस्वी को, 1922 ईस्वी को, कि 1923 ईस्वी को। चलिए बताइए स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा। सबको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्योंकि सभी लोग बच्चे पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, 1920 ईस्वी को। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट नो डाउट होना चाहिए आप लोगों को, एकदम तुरंत क्वेश्चन है, तुरंत आपको इसका आंसर बता देना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि बस हम लोग के दिमाग में सब चल रहा है एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर तुरंत अब देखते बता देंगे कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए बता दिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तुरंत आपको बताइए स्टूडेंट। एकदम आपको इसको एकदम एक क्वेश्चन से इसको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चंस को आपको बता देना है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट, सबको बताइए आंसर तुरंत। कहाँ पे, वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रिया। तुरंत बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। स्टूडेंट सबको मालूम है कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया ना स्टूडेंट, नो डाउट आपको होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, तो क्वेश्चन नंबर चौथा करा है कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है बताइए, दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, कि थार रेगिस्तान में। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर चौथा। चलिए सबका आंसर आना चाहिए सही सही, कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट। आप इसका सही आंसर देना है आप लोगों को किसी कीमत पे, तो दक्कन के पठार पे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दक्कन के पठार में पाई जाती है। नो डाउट आपको होना चाहिए, याद होना चाहिए, आप तो भूलना नहीं, आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा, क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए करा है चिपको आंदोलन संबंधित है। ये पॉपुलर बहुत प्रश्न है। ठीक है, चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, कि वायु संरक्षण से। बता दीजिए स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा, सब बताइए किसका सही आंसर क्या होगा। तो चिपको आंदोलन संबंधित है किससे, वन संरक्षण से। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे बहुविकल्पीय जो चुनिंदे क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी सलूशन के साथ लेकर आए हूँ। एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो कि बिना सलूशन का नहीं मिलेगा, सब सलूशन मिलेगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, चुनिंदे अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, विगत वर्षों से पूछे जा रहे हैं लगातार आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग कि असहयोग आंदोलन कब 1922, अभी याद कीजिए हमारे साथ। असहयोग आंदोलन कब 1922 ईस्वी में, कहाँ, चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया। किसके कारण, तो चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया था स्टूडेंट। और कितने सन में, तो 1922 ईस्वी में लिया गया था। ठीक है, पहला प्रश्न हम लोग धुआं उड़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं, 1% दिक्कत नहीं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर अग्रसर होते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट देखिए, ये कह रहा है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। तो चलिए देखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे इसका उत्तर हम लोग, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से तथा संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा होना ही क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर प्रश्न बता रहा हूँ, ये सब एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, समझ रहे हैं स्टूडेंट, और कई सालों से एग्जाम में आते चले गए हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों को तैयार करके जाना हमको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर, नो डाउट आपको होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। ये प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं।
कुछ उदाहरण दीजिए। कह रहा है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो चलिए उत्तर में सबसे पहले हम हेडिंग, प्यारा सा हेडिंग डालेंगे, जैव संसाधन। अजैव संसाधन हेडिंग डालने के बाद स्टूडेंट इसमें हम लोग लिखेंगे वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन पर्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मैं बता दूं, मनुष्य लोग हैं, वनस्पति जगत है, प्राणी जगत है, पशुधन है तथा मृत्स्य जीवन आदि, ये सब हमारे जैव संसाधन होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जैव संसाधन क्या होते हैं, जो जीवमंडल से होती हैं, मतलब वे संसाधन जिनकी प्राप्ति किससे होती है, जीवमंडल से प्राप्ति जिनकी होती है वो जैव संसाधन कहलाते हैं। और मैं आपको एग्जाम्पल भी बता दिया है। इसी प्रकार अब हेडिंग दूसरी डालेंगे अजैव संसाधन। अब अजैव संसाधन क्या होते हैं, तो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे में चट्टानें और धातुएं, यह सब निर्जीव वस्तुओं से बने होती हैं, इसलिए अजैव संसाधन कहलाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए जैव संसाधन और अजैव संसाधन कितना हमने आसानी से आप लोगों को बता दिया। आपने इसका उत्तर भी अपने अच्छे ढंग से लिख लिया, याद कर लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर चौथा बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत क्यों हुई थी। कह रहा है कि जो कृष्णा और गोदावरी का विवाद हुआ था उनकी शुरुआत क्यों हुई थी स्टूडेंट, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा में परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्से में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा स्टूडेंट। इसलिए यही कारण था आपका कृष्णा और गोदावरी विवाद की शुरुआत का। ठीक है स्टूडेंट, इस कारण यह उनका शुरुआत हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर कर लिया आपने। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न में करा रहा हूँ आप लोगों को, समझ रहे हैं। तो वीडियो को एकदम आप देखते रहिए और क्वेश्चंस को नोट करते रहिए, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां स्टूडेंट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां हमसे ये बोल रहा है स्टूडेंट कि भारत की 4 रबी और 4 खरीफ फसलों के नाम बताइए। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में करा रहा हूँ आप लोगों को। भारत की 4 रबी और 4 खरीफ फसलों के नाम बताना है स्टूडेंट। और हम उत्तर लिखेंगे कि भारत की 4 प्रमुख जो रबी की फसलें हैं वो कौन कौन सी है, गेहूँ हुआ, जौ हुआ, मटर हुआ, चना हुआ और सरसों हुआ। ये सब रबी के प्रमुख फसलें हैं, भारत की जो रबी की प्रमुख फसलें हुई। तथा खरीफ की जो फसलें हैं, जैसे अब खरीफ की फसल में कौन आएगा, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली आदि प्रमुख हैं। तो देखिए हमसे पूछा था कि भारत की 4 रबी की और 4 खरीफ की, इतना मैंने बता दिया, याद नहीं हो जाएगा आप लोगों को। रबी की फसल में गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आता है और खरीफ की फसल में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, कपास, जूट, मूंगफली आता है। बात खत्म, हमने तुरंत याद कर लिया इसको। इसके संबंधी जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे हम तुरंत बता दूंगा, आप लोग भी बता देंगे, समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार पढ़े जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। अब लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न कह रहा है कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण लिखिए। ऑटो वन बिस्मार्क जो थे उन्हें जर्मनी का एकीकरण का जनक कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है हमको ये बताना है और 2 कारण भी इसका लिखना है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग 2 कारण लिख देते हैं। तो पहला कारण हम लिखेंगे यह कि बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रशासकरण अथवा प्रशा का एकीकरण करने का प्रयास किया। और दूसरा उसका जो कारण था वो बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति का पालन किया। इस नीति से तात्पर्य था कि सैन्य उपायों द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण करना। तो यह जो कारण थे, यह 2 कारण ऑटो वन बिस्मार्क के जनक
क्यों कहा गया उसके ये कारण थे। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला आपने नोट कर लिया होगा लघुत्तरीय का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर पहला स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आपने नोट कर लिया, नो डाउट आपको होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या बोल रहा है स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए उसकी 2 शर्तें लिखिए। चलिए देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए उसकी 2 शर्तें लिखने के लिए बोला है। चलिए लिखते हैं, तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर V.R. अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए। पूना पैक्ट पर किनके हस्ताक्षर हुए, तो हमारे गांधी जी के और डॉक्टर हमारे V.R. अम्बेडकर जी के हस्ताक्षर हुए सितंबर 1932 में हुए पूना पैक्ट की 2 शर्तें निम्नलिखित हैं। कौन कौन शर्त निम्नलिखित है, तो पहला लिखेंगे हम लोग कि अम्बेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस ले लेना, और दूसरा था दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। तो यह 2 कारण था। तो यह यहाँ पे 2 शर्त थे। वहाँ पे जब 1932 में हमारा पूना पैक्ट हुआ तो वहाँ पे 2 शर्तें दी गई, ये 2 शर्तें। और हस्ताक्षर किनके किनके हुआ पूना पैक्ट पे था, हमारे महात्मा गांधी जी के और डॉक्टर V.R. अम्बेडकर जी के। यह प्रश्न आपको याद हो गया, समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, जो कि एक बहुत ही मोस्ट दीर्घ उत्तरीय बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है, विगत वर्षों से बहुत 10 सालों से पूछा जाता है। मतलब ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है कि क्या बताया जाए। ठीक है, इसको तैयार करके जाना आप लोगों को। चलिए उत्तर सहित मैं लेकर आ रहा हूँ। कह रहा है ये प्रश्न 3 कैटेगरी से पूछे जाते हैं, 3 प्रकार से। तो पहला प्रकार आपसे पूछा जा सकता है 2021 बोर्ड एग्जाम में कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, या तो इसी प्रश्न को इस रूप से पूछा जा सकता है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, या तो इस प्रश्न को इस प्रकार भी दे सकता है आपको कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। तो देखिए ये 3 प्रश्न एक ही प्रश्न है, मतलब उनकी अवधारणा अलग अलग दी गई है। ठीक है, तो कोई दे सकता है आपको। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे, इस प्रश्न को आपको किसी कीमत पर तैयार करके जाना, समझ रहे हैं, किसी कीमत पे। चलिए तो हम उत्तर इसका लिख लेते हैं। इसका उत्तर होगा स्टूडेंट कि 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई, जो निम्न प्रकार थी। ठीक है, किस किस प्रकार थी, उनके निम्न प्रकार आपको पॉइंट वाइज में बताऊंगा। तो पॉइंट आपका पहला लिखना है कि इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इस समय जो इटली था वो अनेक वंशानुगत राज्य व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में क्या हुआ था, बिखरा हुआ था स्टूडेंट। यह पहला पॉइंट है। ठीक है, अब चलिए दूसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। इसी में आपको दूसरा पॉइंट आपको लिखना है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, दूसरा कह रहा है कि इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। जो वहाँ पे इटालवी भाषा थी वो संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी, अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। ठीक है, ये दूसरा। तीसरा कारण था कि 1830 के दशक में जूसेपे मैत्सिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया, और उसने टांग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। उसने कौन सा संगठन स्थापित किया, तो टांग इटली नामक क्या किया, गुप्त स्थापित किया। किसने, 1830 ईस्वी में। कौन, जूसेपे मैत्सिनी ने। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि 1831 और 1848 में 1831 और 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, उनके कारण इतावली राज्यों में एक बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया और पिडमांट के शासक विक्टर इमेनुअल द्वितीय आगे आए। ठीक है, जो सार्डिनिया और पिडमांट के जो शासक थे विक्टर इमेनुअल द्वितीय, वो क्या किए, आगे आए। किस दशक में, जब 1831 और 1848 के जो क्रांतिकारी असफल हुआ था। ठीक है, उस समय कह रहा है कि इटावली राज्यों में एक बिखराव आ गया था। ठीक है, जिन्हें संगठित करने के लिए जो सार्डिनिया और पिडमांट के जो शासक थे हमारे विक्टर इमेनुअल द्वितीय, वो क्या उसमें भाग लिए, उसमें आगे आए। ठीक है स्टूडेंट, ये चौथा पॉइंट है। और क्वेश्चन और पांचवा पॉइंट इसमें आपको लिखना पड़ेगा, पांचवा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि सार्डिनिया
सार्डिनिया पिडमांट के जो प्रधानमंत्री थे कावूर ने, सार्डिनिया पिडमांट के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? कावूर। ठीक है, कावूर ने इटली के राज्य को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस और सार्डिनिया पिडमांट के बीच एक कूटनीति संधि की। ठीक है, ये आपका 5वां पॉइंट लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट 6वां पॉइंट में आपको लिखना है कि 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। सार्डिनिया पिडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया, कितने में? सन 1859 ईस्वी में। और इस युद्ध में जो ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिक ने भी भाग लिया था। ठीक है, ये आपका क्या है? 6वां पॉइंट। इसके बाद देखिए 2 पॉइंट और लिखना है, तब जाके यह क्वेश्चन संपूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। और 7वां पॉइंट आपको लिख देना है कि 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली व 2 सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पिडमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया। यहाँ पर स्थानीय किसानों की मदद से वे स्पेन को पराजित कर दिया। ठीक है, स्पेन को क्या किया? पराजित कर सके। ठीक है, कौन? तो सार्डिनिया पिडमांट के जो सैनिक थे वो कहाँ प्रवेश किए हैं? कहाँ पे? सिसिलियो के राज्य में। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर स्थानीय किसानों स्थानीय किसानों की मदद से उन्होंने स्पेन को क्या किया? पराजित कर सके। चलिए, ये आपका 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट आपको लिखना है, लास्ट पॉइंट। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि 1861 में जो विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 में यह एकीकरण पूर्ण हुआ। समझ रहे हैं? 1861 ईस्वी में जो विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत किया गया, इटली का राजा घोषित कर दिया गया 1861 में, और 1870 ईस्वी में एकीकरण क्या हुआ? पूर्ण हो गया। तो ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, इसको आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना स्टूडेंट। ठीक है, चलिए, तो ये बताइए वीडियो कंप्लीट होती हुई, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा है। सारे क्वेश्चनों को नोट कर लेना आप लोगों को स्टूडेंट। ठीक है, बताइए स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी है? वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच पाए। और ये मेरा महातांडों की सीरीज फर्स्ट है, समझ रहे हैं? इसी तरह रेगुलर सीरीज चलती रहेंगी आपका, तो ताकि एक भी उन लोगों को सीरीज छूट ना पाए, सभी वो क्वेश्चन कलेक्ट कर पाएँ और याद कर पाएँ और अच्छे एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।